जी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। कविशाला जो हिंदी पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं उसमें हिंद कविशाला संवाद का एक श्रृंखला शुरू की है जो अगले 15 दिनों तक चलेगी। उसमें रोजाना अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग शख्सियतों से हम बातें करेंगे। वो लैंग्वेज से रिलेटेड बातें होंगी, वो साहित्य से रिलेटेड बातें होंगी, समाज से रिलेटेड बातें होंगी। उन व्यक्तित्वों की निजी ज़िंदगी कैसी रही है, उन्होंने अपना जो जिस मुकाम पे हैं, वो क्या-क्या फेस किया है, क्या-क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ रही हैं, क्या-क्या बुराइयाँ रही हैं, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बिना किसी देरी के हमारे साथ हैं अजय ब्रह्मतास सर। इनका स्वागत करते हैं और आज की जो पहला जो हमारा हिंदी और हिंदी सिनेमा का जो टॉपिक है, उस पे बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका कविशाला वार्तालाप, कविशाला संवाद के जो पहला बहुत बहुत एपिसोड है उसमें। धन्यवाद। बहुत आपने धन्यवाद, समय आपने मौका दिया। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका शेड्यूल हमें पता है बहुत व्यस्त रहता है, फिर भी आपने समय निकाला उस व्यस्ततम शेड्यूल से। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर शुरुआत करते हैं आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से कि आप बिहार छपरा से बिलॉन्ग करते हैं, फिर छपरा से आप जेएनयू आए, जेएनयू से चीन गए, चीन से फिर आप मुंबई आए। तो ये किस तरीके की यात्रा थी? किस तरीके से आप जेएनयू कैसे पहुंचे, आप फिर चीन कैसे पहुंचे, फिर आप मुंबई कैसे पहुंचे? अगर दर्शकों के साथ साझा कर सके तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, या फिर हिंदी पत्रकारिता में अपना जो जीवन है, वो अपना जो कैरियर है वो बनाना चाहते हैं। जी, तो बहुत सिंपल सी यात्रा है। मूलतः हम लोग छपरा के हैं और छपरा शहर में ही मेरी पैदाइश हुई, नाना के घर में, मतलब अपने ननिहाल में। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पिता ट्रांसफरेबल जॉब में थे। उनके साथ में घूमता रहा इधर उधर बिहार के अलग अलग शहरों में, जी जिसमें जो मुझे याद है वो है बगहा, अरेराज, बेतिया, और मोतिहारी। फिर इस ढंग से हम लोग पढ़ाई लिखाई में मेरा थोड़ा सा कम मन लगता था, और जिसकी वजह से मुझे बार बार इधर उधर लोगों के पास, अलग अलग गार्जियन के पास भेजा जाता था, ताकि मैं ठीक रास्ते पे आ जाऊं। और कहीं कुछ थी दिक्कत, शायद मेरे अंदर ही रही होगी, जिसकी वजह से वो संभल नहीं पा रहा था मैं। तो ये सिलसिला लगभग 10वीं तक चला। 10वीं पास करते करते, 10वीं में आते आते लगभग ये हो गया कि पिताजी ने तय किया कि अब वे सुपौल जिला में बीरपुर में रहेंगे, बसंतपुर गांव, और बीरपुर जो कस्बा है उसका, जो कोशी का हेडक्वार्टर भी हुआ करता है, कोशी प्रोजेक्ट का। जी जी तो वहां चले गए हम लोग, और इसलिए चले गए कि हमारे दादाजी के समय में वहां पर कुछ जमीनें ली गई थी, जिसको कामत कहते हैं वहां की भाषा में। हाँ, तो वो कामत था हमारा वहां पे, जहाँ पे जमीन वगैरह थी। तो हुआ कि उनकी देखभाल भी हो जाएगी, हम लोग रह भी लेंगे। और बाबूजी के रिटायरमेंट का समय आ रहा था, 5 साल 6 साल बच गया था उनका। तो वहां हम लोग रहने लगे। तो मुझे अपना लगता है कि किशोरावस्था एक तरीके से कह लें, और जो इंटर कॉलेज के दिन थे वो वहीं पे बीते मेरे, तो उसकी यादें बहुत ज्यादा है। और मैं खुद को सुपौल जिला का ही कहता हूँ, सुपौल जिला के बीरपुर कस्बे का। तो वहां मैं पढ़ रहा था, और पढ़ाई में अगेन फिर बहुत ज्यादा मन नहीं लग पा रहा था। इसलिए भी नहीं लग पा रहा था कि पिताजी, जैसा कि हर पिता की ख्वाहिश होती है कि बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, और जो साइंस की पढ़ाई करनी पड़ती थी मुझे, और साइंस में मेरा मन नहीं लगता था। उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर ये स्थिति आई कि उन्होंने कहा अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, आप खेती हाँ। कीजिए फिर। तो मैं खेती करने चला गया। मैं खुश हो गया कि चलो पढ़ाई से पिंड छूटा। 1 साल तक लगभग खेती की मैंने, लेकिन खेती का काम मुझे ज्यादा और मुश्किल और जटिल लगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा, पढ़ाई करूंगा। लेकिन पढ़ाई जैसे तैसे होती रही, बहुत अच्छी नहीं रही। अच्छे डिवीजन नहीं मिले, और चूंकि विषय मेरा पसंद का नहीं था। लेकिन
एक अभ्यास ये हो गया था कि चूंकि मेरे पिताजी लिखा पढ़ा करते थे और हिंदी में लिखते थे, वो हिंदी की पत्रिकाएं घर में आती, और मेरी जी, बहुत रुचि थी, दिनमान और ये सारिका, इस तरह की पत्रिकाएं थी, तो वो मैं पढ़ा करता था। उसकी वजह से हिंदी लिखने की मेरी आदत अच्छी हो गई। तो उन्होंने मुझे अपने एक मित्र के पास भेजा जो दरभंगा में प्रोफेसर थे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर, जो हिंदी अच्छा, के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और अभी पटना में रिटायर होकर के। उनके पास भेजा गया कि आप देखिए इस बच्चे का क्या हो सकता है और इसकी हिंदी अच्छी है। खैर उन्होंने अपने वार्ड पर मेरा एडमिशन करवाया, और दरभंगा के वन ऑफ द टॉप कॉलेज में, सीएम कॉलेज में थे वो। और सीएम कॉलेज में मैं जब गया तो एक तो उनका शिष्य होने की वजह से, उनके साथ रहने की वजह से, और फिर वहां जो मेरे मित्र मिले, उनमें से एक अमिताभ हैं जो अभी हिंदी के कवि हैं और जी, दरभंगा में रहते हैं, हिंदी के स्थापित कवि हैं वो। तो अमिताभ बच्चन अमिताभ, साहब, जी, हाँ अमिताभ बच्चन जी। जी। मैं अमिताभ बच्चन इसलिए नहीं कहता हूँ कि लोगों को गलतफहमी न हो जाए कि अमिताभ बच्चन मेरे वो भी क्लासमेट कवि है। कविशाला से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं वो। जी 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 जी। जी, तो वो मिले मुझे, और उनके साथ और दो तीन दोस्त मिले। तो दरभंगा की ये संगत मेरी बहुत अच्छी रही, और कहते हैं संगत से गुण आते, संगत से गुण जात। तो मेरे हाँ, यहाँ पे संगत से गुण आया मेरे अंदर, और गुण ऐसा आया कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। हाँ, और तीसरा पोजीशन मिला मुझे हिंदी ऑनर्स में। तो उसके अरे बाद वाह! से जी, मेरे फिर पंख निकल आए, और फिर अमिताभ, मैं, एक और मेरे दोस्त हैं चंद्रप्रकाश झा, जो बहुत ही एक्टिव हैं। सॉरी, हाँ, चंद्रप्रकाश झा। हेलो। जी, आ रही है आवाज आपकी, जी। हाँ, तो चंद्र प्रकाश झा बहुत ही एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, और वो यूएनआई में थे, अभी भी लिखते हैं काफी वो। तो हम तीनों ने एक रात फैसला किया कि हम लोग को अब दरभंगा हमारे लिए छोटा हो गया है, हाँ, और हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम लोग को, एक मिनट में जरा फोन काट दो, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो ये होता रहेगा। चलिए मैं देखता हूँ, फिर आएगा तो मैं जी, ठीक देख है, कोई लूंगा। नहीं, हाँ। हाँ, तो हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम लोग, दरभंगा छोटा हो गया हमारे लिए और हमें दिल्ली जाना चाहिए, और दिल्ली में जेएनयू जाना चाहिए। जी, तो ये तय करके हम लोग जेएनयू आ गए। जेएनयू में मैं 21 जून को 1980 में जेएनयू आया था, और जेएनयू आने के बाद से वहां दाखिला मिला, दाखिला मिल गया हमें, दाखिला हम तीनों को मिल गया था। और मैं हिंदी में गया, हिंदी पढ़ाई की मैंने, और लगभग 6 साल वहां पढ़ाई की मैंने, जिसमें एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी कर रहा था। लेकिन तभी कुछ नामवर जी हमारे गुरु थे, नामवर सिंह, हाँ, उससे राजनीतिक वजह से हमारा कुछ मतभेद हो गया, और हम लोग बहुत ही स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल मुद्दों पर अलग, मतलब कह लें कि एक झगड़े जैसी स्थिति नहीं हुई, लेकिन वे मुझे नापसंद करने लगे। तो ये तय हो गया कि अगर वो नामवर जी नापसंद करते हैं तो आप अध्यापक नहीं बन सकते। ये था अच्छा, उस समय, और बाद में भी रहा। तो खैर ये स्थिति हुई, तो मुझे लगा कि अब क्या कर, पीएचडी कर रहा था मैं। इसी बीच में मुझे चीन से एक ऑफर मिल गया, और चाइनीज एम्बेसी में थोड़ी जान पहचान थी, आता जाता था मैं, तो वहां से फिल्में उल्में देखने जाते थे हम लोग। तो हाँ, वहां से पता चला, और मेरे एक दोस्त जो वहां से चीन से वही काम करके लौटे थे जिस काम पर मुझे जाना बुलाया गया, वो था चीन के फॉरेन लैंग्वेज प्रेस में ट्रांसलेटर का जॉब। अच्छा, और साथ ही चीन सचित्र एक पत्रिका होती थी जो सोवियत भूमि जैसी पत्रिका थी, तो चीन सचित्र का संपादन या पहले सलाहकार, ये दोनों ऑफर थे। तो मैं चला गया वहां पे, और शुरू में तो गया था साल 2 साल के लिए कि वहां रहूंगा, फिर चला आऊंगा, साल 2 साल रह के अपना अनुभव लेकर के। और चीन जाने का एक आकर्षण था, क्योंकि हम लोग लेफ्ट वाले थे और सीपीएम के थे, एसएफआई के थे, इस जी, वजह से तो मैं वहां पहुंचा, और 2 साल के बजाय मैं वहां 6 साल रह गया। 6 साल रहने के बाद से फिर ये हुआ कि नहीं, अब चलना चाहिए, वापिस आना चाहिए।
तब तक मेरी पत्नी जो मेरे जाने के समय कलकत्ता में थी, फिर दिल्ली आई, फिर बॉम्बे तब तक आ गई थी। बॉम्बे में उनको अच्छा जॉब मिल गया था इंडियन ऑयल में। फिर मैं वहां से लौट आया और फिर हमने बॉम्बे की जिंदगी अपनी शुरू की 91 से। और 91 से लेकर 99 तक 8 साल मैंने बॉम्बे में जी। फ्रीलांसिंग के उन दिनों में मैंने एक सिर्फ रॉकेट साइंस पर नहीं लिखा होगा मैंने, बाकी लगभग सभी विषयों पर लिखा मैंने। खान पान, पर्यटन से लेकर के फैशन, सिनेमा, टीवी, साहित्य, समीक्षा, तमाम चीजें जो एक फ्रीलांसर को करना पड़ता है। हाँ। और फिर ये हुआ कि 99 में मुझे एक जॉब का ऑफर मिला और दैनिक जागरण से, और दैनिक जागरण में चला गया मैं। दैनिक जागरण में 2 साल रहा, उसके बाद दैनिक भास्कर में चला गया। दैनिक भास्कर में 5 साल रहा, फिर लौट के आया जागरण। उसके बाद जागरण में लगभग 12-13 साल रहा और वहां से मैं रिटायर कर गया। जब रिटायर किया तब मैं उनका फिल्म संपादक हुआ करता था। अब मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सिनेमा हॉल, जो जी। माहौल का माहौल, सिनेमा हॉल। हाँ, CINEMAHAUL। जो लोग सुन रहे हैं और या देखेंगे जी, उनके लिए कि ज़रूर अगर वो पढ़ें और आए ज़रूर देखें। जी। तो देखें वहां और आए। और मैं वहां यही बात कहता हूँ कि हिंदी सिनेमा पर हिंदी में बातें। और मैं लगातार इस कोशिश में हूँ, 98 99 से मैं फिल्मों पे लिख रहा हूँ सक्रिय तरीके से। और हुँ। मेरी ये कोशिश है कि हिंदी में फिल्म पत्रकारिता थोड़ी विकसित हो और एक खास प्रणाली बने, उसकी एक सिस्टम बने जिसमें थोड़ा कह लें कि एक अध्ययन हो। गंभीर लेखन जैसी कोई बात नहीं होती है। मैं इसको नहीं मानता कि मैं गंभीर लेखन करता हूँ और दूसरा कोई हल्का लेखन करता है। हम सब कोई अपनी समझदारी से लेखन करते हैं, और वो समझदारी जितनी विकसित होगी, जितनी अधिक जागरूक और जानकारियों से भरी होगी, उतना अच्छा विश्लेषण होगा। और अब जो मेरी फिल्म पत्रकारिता है उसमें मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि इसमें JNU का ही योगदान है। जो सामाजिक राजनीतिक समझ मेरी मिली है वहां से, और खास करके लेफ्ट में रहने की वजह से उस जानकारी का ही उपयोग मैं यहाँ करता हूँ। और उसकी वजह से एक अलग किस्म की राइटिंग लोगों को दिखती है, उसमें लोगों का अपना कंसर्न दिखता है, अपनी चिंताएं झलकती हैं उसमें। और इसलिए शायद मैं पसंद किया जाता हूँ और लोग पढ़ना चाहते हैं। और बाकी आप बातें शुरू करें तो और भी बातें होंगी। संक्षेप जी। में मेरा नहीं, जीवन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा है आपकी। आपकी छपरा से लेके फिर मुंबई तक की जेएनयू रहा, उसमें फिर चीन की यात्रा रही। मैं आगे की जो बातें वो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा शॉर्ट ऑडियो है, वो मैं साझा करना चाहूँगा। जी। ओह! ये कहाँ से मिल गया आपको? ये ऑनलाइन था और ये ज़रूरी था मेरे हिसाब से, आज तो मैं इसको काफ़ी मैंने रिसर्च करके निकाला है। अरे! इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है लेकिन। आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है इसकी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं आई आवाज़। आई थिंक ऑडियंस के पास आ रही थी बाहर।
ओके, मुझे नहीं सुनाई पड़ी, खैर हाँ हाँ। चलिए। तो क्या सर कहा उन्होंने, क्या बातें थी उसमें? जो आपका एक पत्र उन्होंने जब सर बीमार थे उस टाइम पे एक पत्र शायद लिखा था आपको उन्होंने, हाँ हाँ इरफान हाँ। खान सर ने, उस पत्र की जी कुछ पंक्तियां थी। तो उस पत्र से क्या मैं बेसिकली आप से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 1991 में मुंबई आप पहुंच गए, जी आपका जो इरफान सर से एक कनेक्शन है वो बहुत कह सकते हैं उसको तो बहुत गहरा है कि शुरुआत से आप उनके साथ में थे। तो जी जी हम सभी उनको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं कि उनकी जो यादें हैं, उनकी मूवीज हैं, हर हर तरीके से हर चीज को मिस कर रहे हैं। आपकी कुछ यादें रही हो उनके साथ में शुरुआत की, या फिर जो लंबी यात्रा थी आपकी उनके साथ में, ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे मिले आप उनसे, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, अगर कुछ साझा कर पाए आप। इरफान के साथ हाँ, वो जिक्र मैं भूल गया कि जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था तो मैं लिखा करता था। अभी जैसे फिर से मैं एडिट पेज पर लिखता हूँ कभी कभी। नवभारत टाइम्स में 20 सालों के बाद फिर से लिखा है मैंने 2-3। आज भी एक पीस आया है मेरा एडिट पेज पे, वो फिल्मों अच्छा। से संबंधित है, जिसमें सुशांत के बिहारी पहचान छिपाने के ऊपर मैंने लिखा है कि जिस व्यक्ति को लेके पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, जिसके बिहारी होने को बिहार सरकार इतना उत्तेजित है और आंदोलित है, वो व्यक्ति खुद अपने जीवन में, जीवन काल में बिहारी की पहचान से छिपाता रहा खुद को। और ये हम्म। मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे उनके साथ, जो मैंने वहां लिखा और स्पष्ट किया इसको कि मरणोपरांत उनको जो बिहारी पहचान मिली है, लोकप्रियता मिली है, उसके हाँ। पीछे कुछ राजनीतिक तत्व हैं। बेहतर होता है कि हम लोग कलाकार सुशांत की बात करते और कलाकार सुशांत के योगदान पर चर्चा करते, लेकिन वो सारी बातें गौण हो वो गई। खैर, वो वो एक खत्म अलग जी। विषय। जी। हाँ, तो मैं लिखा करता था वहां और राजनीतिक मुद्दों पर तब लिखता था मैं। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि उस समय भाजपा सरकार आ गई थी और उसमें सारे संपादक आज की तरह ही बदल दिए गए। जो भाजपा के समर्थक ज्यादातर थे लोग, वो आ गए, तो उन्होंने मेरे लेख छापने बंद कर दिए। फिर मेरे सामने समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय फिर ये फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की बहुत जबरदस्त तरीके से। तब इरफान ने ही मुझे, इरफान को मैं जानता था पहले से, और इरफान और मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे बहनोई लगेंगे, ईशान, ईशान त्रिवेदी, अच्छा। वो दोनों सीनियर जूनियर थे एनएसडी में। तो उनके जरिए उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि इरफान मुझे हमेशा भैया कहते थे, नाम से भी नहीं बुलाते। हाँ, तो भैया आप फिल्म जर्नलिज्म शुरू कीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, मतलब एक्टिव हो जाइए। लिखता तो मैं तब भी था, छोटे मोटे छिटपुट रूप से लेख, संपादकों के कहने पर। फिर मेरा ध्यान गया, मैंने उससे बहस भी की कि मैं क्यों लिखूं यार, यहाँ कहाँ कायदे के लोग हैं, फिल्में क्या बनती हैं, अच्छा जो सर, मैं इरफान धरना। हाँ 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि आप ने शुरुआत में ऐसा होता भी था कि ऐसी मानसिकता या दिमाग में ऐसा चलता था कि जो भी फिल्मी दुनिया है उसको बहुत गलत तरीके से लोग लेते थे, मतलब उत्तर भारत में तो लेते थे शुरुआत में, जी। है ना, ऐसी हाँ कुछ तो वही धारणा रहे। जी। जी, वही धारणा मेरे अंदर भी थी। जो पत्रकार, अच्छा, दूसरे पत्रकारिता का जो स्तर है, और अमूमन जैसी पत्रकारिता चलती है हिंदी, उसमें ज्यादातर अनुवाद चलते हैं और चोरी चलती है। हाँ। अब जाकर के पिछले 5 सालों में सब जगह रखे गए हैं स्टाफ, लेकिन उनसे भी क्या करवाया जा रहा है हिंदी पत्रकारिता में, ये देखने की जरूरत है। और जो बुरी हालत है, खैर उसमें नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए, और मैंने मना भी किया कि यार इन लोगों के इंटरव्यू करने पड़ेंगे जिन जारी नहीं है, उन लोगों से हाँ। बात करनी पड़ेगी, मैं क्या बातें करूंगा। और फिर मन के कोने में कहीं ये था कि फिल्म जर्नलिज्म करने के लिए मैं जेएनयू में मतलब पीएचडी कर रहा था, एमफिल कर रहा था। क्योंकि अमूमन फिल्म पत्रकार जो मिले थे मुझे अपने यहाँ बॉम्बे प्रवास के दिनों में, वो सब कह लें कि बहुत ही कम पढ़े लिखे और ज्यादा दुनियादार, उस तरीके सामाजिक जागरूकता उनके यहाँ नहीं थी, राजनीतिक जागरूकता नहीं। तो मुझे लगता था हाँ। इन्हीं के बीच घूमना पड़ेगा। तो मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि अच्छे लोग भी हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह, और सबको मालूम है इस बात का, कि उन्होंने मेरा परिचय बासु भट्टाचार्य से करवाया। अच्छा। बासु भट्टाचार्य जिन्होंने तीसरी कसम और दूसरे अनुभव जैसी फिल्में बनाई हैं। तो फिर बासु भट्टाचार्य से मैं लगातार 5 दिन तक मिलता रहा, 5 दिन अलग अलग समय पर जाके।
और फिर उनका एक लंबा इंटरव्यू किया था मैं, जो मेरा कह लें कि कायदे से पहला फिल्मी इंटरव्यू है जो जनसत्ता के सब रंग में छपा था, कवर स्टोरी बनी। और अच्छा। फिर वहां से मेरी रुचि बढ़ी और इस तरीके से इरफान से मेरा संपर्क बना रहा। हम सभी जानते हैं कि इरफान पहले आए जब एक आध फिल्में उन्होंने की थी, उसके बाद से यहाँ मोस्टली टीवी सीरियल कर रहे थे। वो चाणक्य कर रहे थे, चाणक्य, हाँ। चाणक्य का जी। भारत एक खोज भी किया था भारत उन्होंने। एक खोज। हाँ, तो चाणक्य दिनों में क्या हुआ कि मैं चाणक्य का मीडिया संयोजक था, अच्छा। तो वहां और भी परिचय लोग मिलना जुलना हुआ। उसके बाद से वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन से बहुत आदर सम्मान करते थे हमेशा, जिसकी वजह से उनसे लगातार मेरी मुलाकातें बातें होती रहीं। और मैं उसको इस तरीके से, मैंने अभी नॉट नल से मेरी किताब आई है, इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। यह किताब हाँ। नॉट नल पे जी। अवेलेबल है। और उसमें मैंने उनके जितने इंटरव्यूज मैंने किए थे, बड़े इंटरव्यू, छोटे मोटे नहीं, जो अमूमन 8,000 9,000 शब्द के हैं, वो सारे इंटरव्यू संकलित किए हैं। तो उस इंटरव्यू में जाकर के आप देखें तो मेरा और इरफान के परिचय का उसमें अंदाजा लगेगा। और ये चिट्ठी जो उन्होंने लंदन से मुझे भेजी थी, जिसको मैंने सार्वजनिक किया था उनके कहने पे ही, ताकि उनके प्रशंसकों को सही जानकारी मिल सके, क्योंकि तब मीडिया में उल्टी सीधी खबरें छप रही थी, और ये कि उनको किस तरह का कैंसर हुआ है, क्या हुआ है। तो उसमें उन्होंने बीमारी का नाम भी लिखा था और ये भी बताया था कि वो किस मानसिक अवस्था में है, किस स्थिति से गुजर रहे हैं। और वो बहुत ही कह लें भावपूर्ण और हृदय विदारक पत्र था। बहुत हाँ, लोग उस बहुत पत्र इमोशनल था जी। रोए भी। और मैं भी आज भी उस पत्र को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ तो मेरी आंखें गीली हो जाती है। वैसे भी इरफान का जिक्र आ जाए तो मैं थोड़ा रूंधने लगता हूँ, गला हो जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इरफान का प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहा। और अगर वो किताब पढ़ेंगे ना तो वहां पे 2 चिट्ठियां ऐसी भी मैंने दी हैं, अपनी निजी चिट्ठियां, जो इरफान ने मुझे, एक तो बीमारी के दौरान, जब उन्होंने पहली बार मुझे बीमारी की सूचना दी फोन पर, वो वीडियो मैसेज के थ्रू दिया था, क्योंकि हाँ। उसके पहले मैं भी अखबारों के थ्रू जो जानना था वो मैं जानता था। और मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा था उनसे जानबूझ के, क्योंकि एक आदमी बीमारी से जूझ रहा है और फिर उसे क्या पूछोगे कि अभी तबीयत कैसी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी। और वो विदेश में थे, तो उन्होंने खुद ही बताया कि वो क्या स्थिति है और किस तरीके से चीजें चल रही हैं। फिर मेरा संपर्क बना रहा लगातार उनकी बीमारी के दौरान। और मैं कहता भी हूँ कि मैं उनसे मजाक किया करता था कि सॉरी, मैं मजाक किया करता था, और उनके जो छोटी मोटी फिल्में हैं, सीरियल हैं, उसके फोटोग्राफ सब मेरे पास थे, तो वो मैं भेज दिया करता था उनको कि ये किसका है बताओ, याद है तुम्हें। और आपको जी। आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति की खूबी है, उस कलाकार की खूबी है कि उन्हें अपने किए हुए हर काम, वो काम चाहे सराहा गया हो या घटिया हो गया हो, क्योंकि कई सारी फिल्में होती हैं जो उस स्तर की नहीं बन पाती जी। हैं, लेकिन उनको अपने सारे किरदारों के नाम तक याद रहे। और ये किसी भी कलाकार की मैं सबसे बड़ी संलग्नता समझता हूँ। मैंने बम्बई में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, लोगों को अपने किरदारों के नाम नहीं याद रहते। हाँ, नहीं याद रहता मुझे। इसलिए नहीं याद रहते कि वो मशीनी काम होता है उनका। गए, हाँ यार बताओ क्या शॉट है, देना है क्या देना है, ये चले यार। हाँ। लेकिन इरफान को सारे किरदार याद रहे, तो वो संपर्क मेरा हमेशा रहा है इरफान के साथ। और फिर इरफान का एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू उस किताब में भी है और न्यूज लॉन्ड्री ने छापा था, जो कि इरफान और उनकी पत्नी सुतपा हाँ, दोनों उनका ने मिलना मिल कैसे के हुआ बातें जी? की थी। जी, जी। अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, प्रेम के बारे में, परिवार के बारे में। वो बहुत ही आई ओपनिंग इंटरव्यू, एक तरीके से सहजीवन का। एक आधुनिक दंपति किस तरीके से एक दूसरे को स्पेस देते हुए रहे और एक दूसरे का मदद करे, एक दूसरे के विकास में, उसके लिए वो इंटरव्यू पढ़ा जाना चाहिए जी, बार बार। ज़रूर। जी, किताब जहाँ और वो जी इंटरव्यू इरफान सर के जो भी वो आपकी बुक है, वो सब लोगों को पढ़नी चाहिए, जो लोग भी देख रहे हैं।
और वो आर्टिकल जरूर हम अपने कविशाला से भी शेयर करेंगे, आपका जो न्यूज लॉन्ड्री वाला ब्लॉग है, मैं भी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, वो काफी जी जी भावुक है तो जी। जी जी जी। तो ये सर सारी चीजें नहीं तो इरफान ही नहीं, मेरा तो मतलब मैं बार बार इस बात के लिए मैं बदनाम नहीं हूँ थोड़ा सा, कि उत्तर भारतीय कलाकारों, खास करके हिंदी भाषी कलाकारों के लिए मैं अतिरिक्त प्रेम रखता हूँ। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप मुझे पक्षपात करने वाला कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा जो अंडरडॉग कह लें, मैंने जो हमेशा कह लें उधर से आने वाली प्रतिभाएं, उनको हमेशा ज्यादा महत्व देता रहा और मानता रहा कि इन्हें, इनका जो पोटेंशियल है, इनकी जो संभावनाएं हैं, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, उसका सही मूल्यांकन होना चाहिए। इस वजह से मनोज बाजपेयी हो, मैं तो अखिलेंद्र मिश्र का भी नाम लूंगा, अखिलेंद्र मिश्र हो या और भी कोई हो, सबके साथ आज नए पंकज त्रिपाठी हैं, राजकुमार राव हैं, इवन सुशांत सिंह राजपूत। आपको आश्चर्य होगा, सुशांत सिंह राजपूत का एक जिक्र आ रहा है बार बार। मैं जी बताऊं कि जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी काय पूछे, तो इरफान ने मुझे मैसेज दिया था कि भैया आप उससे मिलेंगे जरूर, तो आप उसको बताइएगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया और वो संभल के रहे तो बहुत अच्छा आगे जाएगा। ये उनकी पंक्तियां थी। और मैंने ये पंक्तियां जब मिला में सुशांत से, सुशांत को दिखाया मैंने, आप सुशांत की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि एक पहली फिल्म के कलाकार को एक स्थापित और अपने ढंग का विख्यात कलाकार पहली फिल्म को बगैर जान पहचान के उसको अप्रिसिएट कर रहा है। तो ये इरफान की खासियत थी। ऐसे ही राजकुमार राव के बारे में उन्होंने कहा था। राजकुमार राव को भी जब देखा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक जिस पेशे में हूं, नए कलाकारों से मेरी मुलाकात जल्दी हो जाएगी, उनकी भी बाद में हुई होगी और उनके साथ भी उनका कॉर्डियल रिलेशन रहा होगा। तो ये सारी खूबियां थी और ये सब में पाता हूं मैं, मनोज में है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी में है। नवाज सिद्दीकी को मैं पिपली लाइव के पहले के दिनों से जानता हूं और लगातार उनके साथ रहा मैं। और एक मेरी आदत है, जो अगर लोग जैसे ही मशहूर होते हैं तो मैं पीछे चला जाता हूँ, फिर मेरी कोई उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं रह जाती। मैं तो अपनी तरफ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता, क्योंकि उसके बाद से फिर मेरा ये मानना है कि वे पेड़ हो जाते हैं, पेड़ होने के बाद उनको किसी भी प्रकार के कह लें कि संरक्षण या मदद की जरूरत नहीं होती। हाँ, मैं अपने तय जरूर उसको शब्द दे सकता हूँ कि मैं अपने हिसाब से उनके प्रतिभा को और उनको मिल रहे मौके को संवारने की कोशिश करता रहा हूँ। आज भी कोशिश करता हूँ कि कोई भी नई प्रतिभा अगर मुझसे संपर्क करे और राय मशविरा ले, तो जरूर मैं अपनी कुछ अनुभव से चीजें बताता हूँ। और चूंकि एक सीरियस अध्ययन रहा है सिनेमा का, इतिहास का, लोगों के व्यक्तित्व का, इसलिए कुछ मेरे अपने निष्कर्ष हैं इस पत्रकारिता के अनुभव से और फिल्म जगत के बारे में, जो मैं सबको शेयर करता रहता हूँ, जो भी मुझसे बात करे। तो इस हिसाब से कई बार उनको फायदा भी होता है, उससे बहुत फायदा होता है। सुशांत भी का भी, मैं फिर सुशांत आ रहे हैं, सुशांत ने एक बार जब वो परेशान थे काफी, मेरा ख्याल है धोनी के बाद, तो उन्होंने बुलाया था मुझे और मैं 2.5 घंटे उनके साथ सिर्फ बैठा रहा उनकी बातें सुनने के लिए। क्योंकि हमें बंबई फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ देती है, यहाँ कंधा नहीं देती है और कान नहीं देती है लोगों को। बहुत बड़ी बात है जी, कंधा नहीं देती है, कान नहीं देती है। हाँ, तो आप सच बात है जी। सुनाने और बताने के लिए कोई नहीं होता है, जहां अपना खुशी शेयर करने सब कोई आता है। क्योंकि कहा ही जाता है कि सफलता के 100 हिस्सेदार होते हैं और नाकामयाबी में कोई आपके पास नहीं आता। कोई पास नहीं होता, सच बात है जी, तो ये सारी स्थितियां हैं इंडस्ट्री की, और इसमें इसी में इसके अपने मजे हैं, अपना अनुभव है। इन सारी चीजों के बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा, और कोई जी। सवाल करें तो फिर हम लोग आगे बढ़े। जी, आपका शुरुआत आपने 1991 से की, उसके बाद लगभग 30 साल हो गए आपको। जी 30 साल में कोई ऐसा एक इंटरव्यू जो आपको मतलब बहुत यादगार हो कि वैसा इंटरव्यू मतलब होने चाहिए लाइफ में हमेशा?
मैं फिर वही एक इंटरव्यू की नहीं, मैं कई सारे इंटरव्यू की बात कर सकता हूँ। एक सीरीज मैंने की थी जो चवन्नी पर है अभी भी कुछ हिस्सा उसका। कुछ एक इंटरव्यू वहां है जिसमें जिसको हिंदी टॉकीज मैंने नाम दिया था और पहली सीढ़ी नाम दिया था उसको। पहली सीढ़ी में मैंने उन सारे निर्देशकों से बातें की थी जो लोग हमारे समय में या जब मैं फिल्मों में आया काम करने पत्रकारिता में तब से आए और बड़े हुए संघर्ष हम्म, करते करते। तो उनकी तैयारी से लेके पहली फिल्म तक का सफर